मेरे लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत है और आज के क्लास के साथ मैं कुलदीप सर उपस्थित हूँ। आज हम वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। वर्ण विचार जिसको हम लोग फोनोलॉजी कहते हैं, वर्ण विचार को हम लोग फोनोलॉजी कहते हैं। वर्ण अर्थात लेटर, वर्ण को हम लोग लेटर भी कहते हैं। हम लोग इसकी परिभाषा को जानेंगे, फिर इसके भेद को जानेंगे और वर्ण के उच्चारण स्थान को भी जानेंगे। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं जानेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे ये वर्ण है, वर्ण में च, आ, द, र, अ इत्यादि है। इसको अगर हम खंडित करेंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थात खंडित नहीं किया जा सकता है। लिखी हुई है भाषा। भाषा जो है वाक्यों के मेल से बनती है। कोई भी भाषा कई वाक्यों के मिलने से बनते हैं। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे वाक्य चंद्रमा निकल आया है, ये वाक्य हो गया। इसी प्रकार शब्द में चंद्रमा है, निकल है, आया और है, ये अलग अलग शब्द जब मिलते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है। और वर्ण जैसे चंद्रमा एक शब्द है, इसमें च, आ, द, र, अ, म और आ मिल करके ये सारे वर्ण हैं और इससे मिल करके शब्द का निर्माण हुआ। हम लोग विस्तार से जानेंगे कि वर्ण अर्थात अक्षर। वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहा जाता है, अर्थात इसको हम अक्षर भी कह सकते हैं। हम लोग समझ गए, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण अथवा अक्षर भी कहते हैं। कहीं कहीं हम लोग पढ़ते हैं वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे घर, घर को हम लोग अगर घ अलग कर दें, र अलग कर दें, ना घ का कोई अर्थ होगा ना र का कोई अर्थ होगा। हम लोग अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। वर्णमाला है, लोग यहाँ वर्णमाला पढ़ेंगे जिसको अंग्रेजी में अल्फाबेट कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात यहाँ लिखी हुई है जब किसी भाषा के वर्णों को क्रमबद्ध यानी क्रम से हम लोग सजाते हैं, क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है, तब वह वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला कहलाती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण हो गए। यहाँ भी लिखी हुई है हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। जैसे देख रहे हैं, वर्ण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर है, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण अपने आप होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे बोल के बताते हैं, आ, ई, उ, री, ए, आई, औ। इनकी कुल संख्याएं 11 है। इनकी कुल संख्या 11 है। अर्थात हम लोगों से पूछा जाएगा स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, सीधा जवाब देंगे स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। पूछा जाता है बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में अयोगवाह की संख्या, अंग और अ इनकी संख्या 2 है जो अयोगवाह की श्रेणी में आती है। इसके अलावा सारे के सारे व्यंजन होते हैं। व्यंजन वर्ण की परिभाषा होती है, व्यंजन उन वर्णों कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। तो व्यंजन वर्ण को भी कई खंडों में बांटा गया है।
जैसे स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। हम लोग यहाँ व्यंजन के एक दिया हुआ है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, इसको हम लोग कवर्ग कहते हैं। इसके अलावा च, छ, ज, झ, य, इसको हम लोग चवर्ग कहते हैं। ये चवर्ग हो गया। इसके बाद है ट, ठ, ड, ढ, य, इसको हम लोग टवर्ग कहते हैं। इसके बाद है तवर्ग। तवर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध और न है। फिर है यहाँ पवर्ग, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से ये कवर्ग से लेकर के पवर्ग अर्थात क से लेकर के म तक में कुल वर्णों की संख्याएं 25 होती है। कुल वर्णों की संख्या 25 होती है। इसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसे हम लोग स्पर्श व्यंजन इसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये हो गया स्पर्श व्यंजन। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन है, जिसमें कई वर्ण मिले होते हैं। इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, इनकी संख्याएं 4 होते हैं। इनकी संख्याएं 4 होती है। और ये अतिरिक्त वर्ण है, जिसको र और ढ यानी र और अरह पढ़ते हैं। इसके अलावा ये जो है य, र, ल, व, इसको हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इसको हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्याएं 4 होती है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। और इसको हम लोग तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इनकी संख्याएं भी 4 होती है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को हम लोग ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। इसे हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये ऊष्म व्यंजन है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि स्पर्श व्यंजन की संख्याएं 25 होती है, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। और इस प्रकार 25 प्लस 4 प्लस 4 बराबर 33 वर्ण। और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, अतिरिक्त वर्ण 2 है, अयोगवाक संख्या 2 है, स्वर वर्ण की संख्या 11 है। अगर कुल वर्णों को जोड़ दिया जाए 11 प्लस 25 प्लस 33 प्लस 4 प्लस 2, इस प्रकार इसकी व्यंजन की संख्या 33, 4 37, 37 2 39 और 11, 39 11 50 और 2, कुल मिला के 52 वर्ण हो गए। हम लोग अब समझ गए कि कुल वर्णों की संख्याएं 52 होती है। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। नेक्स्ट पेज यहाँ लिखी भी हुई है, एक नजर हम देख रहे हैं। स्वर वर्ण संख्या 11, अयोगवाह 2, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4, अतिरिक्त वर्ण 2, कुल वर्णों की संख्या 52।
अब हम लोग आगे वर्णों के भेद पढ़ेंगे। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर जाकर के स्वर, स्वर को हम लोग विस्तार से जानेंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है, उन्हें हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती है। अर्थात हम इसे अन्य रूपों में भी जानेंगे कि स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, जो इस प्रकार है: आ, ए, ओ, ऊ, री, ए, आय, औ। इसके बाद स्वरों के भेद है, स्वर वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ वॉवल्स। काइंड्स ऑफ वॉवल्स उच्चारण में लगने वाले समय, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को हम लोग अंग्रेजी में शॉर्ट वावेल कहते हैं। ह्रस्व स्वर को शॉर्ट वावेल कहते हैं, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे पढ़ के बताते हैं: आ, हर्ष ई, हर्ष उ, री। इस प्रकार भी समझने के लिए जान सकते हैं: आ, हर्ष ई, हर्ष उ और री। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। इसके बाद दीर्घ स्वर, जिसको कहते हैं लॉन्ग वावेल। लॉन्ग वावेल जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दुगुना समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर में अगर 1 सेकेंड लगता था, इसमें 2 सेकेंड लगेंगे, यानी दुगुना समय लगेगा, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। इनकी संख्याएं 7 है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। आ, दीर्घ ए, दीर्घ उ, ए, आय, औ। फिर से जाने: आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आय, औ। इस प्रकार ये दीर्घ स्वर हुए। तीसरा है प्लुत स्वर, जिसको लॉन्ग वावेल्स कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, यानी कि इसमें ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। इसीलिए लिखा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, इसमें बहुत सारा समय लगा। राम, ये सब प्लुत स्वर की श्रेणी में आते हैं। जैसे हम लोग इसका प्रयोग किसी दूर बैठे व्यक्ति को पुकारने के लिए करते हैं। इस प्रकार हम लोग स्वर वर्णों को जाने। अब आगे हम लोग देखेंगे स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं जानते हैं। इतना जान लीजिए कि आजकल कुछ स्वरों की प्रयोग समाप्त हो चुका है। स्वरों की मात्राएं साइन ऑफ वावेल्स, जिसे हम लोग साइन ऑफ वावेल्स कहते हैं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब ये अपने मूल रूप में प्रयोग नहीं होते, इनके स्वरूप बदल जाते हैं। व्यंजनों के साथ इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हमेशा इसे व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है। स्वरों के ये चिन्ह को हम लोग मात्रा कहते हैं। अ को छोड़ करके शेष सभी स्वरों की मात्राएं होती है। शेष सभी स्वरों की मात्राएं होती है। सिर्फ हम लोग अ को छोड़ देंगे।
बाकी जितनी भी मात्राएं हैं वे सब व्यंजन में लगते हैं और स्वरों की ये मात्राएं होती है। जैसे आ, हम लोग आकर भी पढ़ते हैं। हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, आय, औ, औ। अगर हमें लिखना है काल तो क आ का ल लिखेंगे काल। हर्षई का प्रयोग करेंगे जैसे किला, क हर्षई का ला का किला। इस प्रकार से हम मात्राएं का प्रयोग करके शब्द का निर्माण करते हैं। ये जान लेंगे अस्वरों की कोई मात्रा नहीं होती है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण अस्वर की सहायता से किया जाता है। जितना भी व्यंजन है सबके अंत में अ स्वर की ध्वनि उत्पन्न होती है। जब किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं मिली होती है तब उस व्यंजन के नीचे एक तिरछी छोटी रेखा लगा देते हैं जिसे हल चिन्ह कहते हैं। जैसे कि कम ये लगा हुआ है, इसको हम लोग हल चिन्ह कहेंगे। चम लगा है, इसे हल चिन्ह कहेंगे। जब व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है तब उस व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगता। समझ गए? जब व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है तब उस व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगता। उस व्यंजन को इस प्रकार लिखते हैं का, त, च, ठ, त, थ आदि। इसमें हम लोग हलंत का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि कम काजर अ का होता है, इसमें अंत में अ है। चम चजर अ होता है, झम झ प्लस अ होता है। इस प्रकार देख रहे हैं उसमें स्वरों की मात्राएं अर्थात ध्वनि उत्पन्न हो रही है, इसीलिए हम लोग उसमें हलंत का प्रयोग नहीं करते। वर्ण में एक और बात होती है अयोगवाह, जिसे हम लोग पहले भी जाने। अयोगवाह जिसको हम इम्प्रॉपर कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। इनकी संख्याएं 2 होती है, अंग अ। हिंदी वर्णमाला में अंग और अ को अयोगवाह कहते हैं। ये अयोगवाह कहलाते हैं स्वतंत्र रूप से प्रयोग न होने के कारण इनकी गणना न तो स्वर में की गई है न ही व्यंजन, इसीलिए इन्हें अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त होते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं, उन्हें हम लोग अयोगवाह कहते हैं। फिर ये है अनुस्वार। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है, यानी कि नोजल साउंड कहते हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से ज्यादा मात्रा में निकलती है उसे हम लोग अनुस्वार कहते हैं। इसे दर्शाने के लिए शिरोरेखा, ये जो है शिरोरेखा है, आप लोग देख रहे हैं ये शिरोरेखा है, यानी कि एक लाइन पर ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया रहता है, इसे ही हम अनुस्वार कहते हैं। इसे हम लोग अनुस्वार कहते हैं। जैसे कोई शब्द लिखना है रंग, र अंश क रंग, गंध, ग अंश ध गंध आदि। एक अनुनासिक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेमी नोजल साउंड। सेमी नोजल साउंड को हम लोग चांद बिंदु कहते हैं। सेमी नोजल साउंड को हम लोग चांद बिंदु भी कहते हैं। हम लोग क्षेत्रीय भाषा की बोलचाल में इसे चांद बिंदु कहते हैं और शुद्ध हिंदी में इसको अनुनासिक कहते हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से निकलता है, वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है, तब उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। इसे ही हम लोग अनुनासिक कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे। जैसे दांत, द्वा का चांद बिंदु तो दांत, यानी कि इसको चंद्र बिंदु कहेंगे। द्वा का चंद्र बिंदु तो दांत, आ चंद्र बिंदु ख आंख आदि आदि। याद रखने के लिए कुछ शब्द हैं। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा न हो,
जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा न हो तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे क्योंकि, नहीं, नहीं आदि। अब है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण को विस्तार से जानेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु थोड़ा रुक करके मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है, क से लेके ह तक ये व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन को अगर मिला दिया जाए इनकी संख्या 37 है। हम लोग जान गए कि क से लेकर के ह तक कुल 33 वर्ण और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, उसको मिला देंगे तो 37 हो जाएगा। व्यंजन को हम लोग कई प्रकारों में बांटते हैं। काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट। व्यंजनों के निम्नलिखित 2 आधारों पर भेद किए जा सकते हैं। व्यंजन को 2 आधारों पर भेद किया जाता है। पहला है स्पर्श के आधार पर, स्पर्श के आधार पर। दूसरा है श्वास या मात्रा के आधार पर। स्पर्श के आधार पर, श्वास और मात्रा के आधार पर। स्पर्श के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को जाने। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ को स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है जो इस प्रकार है: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। सभी में 5-5 वर्ण है। कवर्ग जिनके उच्चारण स्थान यहाँ दिया हुआ है। कवर्ग अर्थात क, ख, ग, घ, अंग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इसको कंठ्य वर्ण कहते हैं। हम लोग बोल के देखेंगे कि जिन वर्णों को बोलने में मुख का कोई भी अन्य अंग काम नहीं करता है, सिर्फ कंठ से वह ध्वनि निकलती है, उन्हें हम कंठ्य वर्ण कहेंगे। जैसे का, ख, ग, घ, अंग। इसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसे हम बाद में चर्चा करेंगे, जिनका उच्चारण कंठ से होता है। चवर्ग जिन्हें बोलने में यानी जिनके उच्चारण करने में आपका जीभ तालु में सटता है, उसको हम लोग तालव्य वर्ण कहते हैं। जीभ कहाँ सटेगा? तालु में। जीभ जब तालु में सटेगा उसको तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे बोल के देखते हैं च, छ, ज, झ और या। ये तालव्य वर्ण है क्योंकि इनको बोलने में आपका जीभ सीधे तालु में सट जाता है। इसके बाद है टवर्ग। टवर्ग जो है, टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए उसको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। टवर्ग को हम लोग बोल के देखेंगे, यानी जिनको बोलने में जीव, आपका जीव मूर्धा में सटेंगे। जब मूर्धा में सटेंगे जीव तो वह मूर्धन्य वर्ण कहलाएगा। जैसे ट, तालु और दांत के बीच में मूर्धा होता है। ट, थ, ड, ढ, न। इनके उच्चारण करने में आपका जीभ सीधा मूर्धा को टच करती है। आगे है तवर्ग। तवर्ग के उच्चारण में आपका जीभ दांत को टच करेगा,
अर्थात इसे दंत्य वर्ण कहेंगे। इस प्रकार हम कहेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीव दांत को स्पर्श करे उसे हम दंत्य वर्ण कहेंगे। बोल के देखेंगे। तो सीधा जीव आपके दांत में धक्का लगा रहा है। त, थ, द, ध, न, अर्थात ये तवर्ग जो है दंत्य वर्ण है। इसके बाद पवर्ग है, जिनको बोलने में दोनों ओष्ठ सटते हैं। जिन वर्णों को उच्चारण करने में दोनों ओष्ठ सट जाते हैं उसे हम ओष्ठीय वर्ण कहते हैं, अर्थात इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। देखते हैं प बोलने में दोनों ओष्ठ सट जाते हैं। फ, ब, भ, म, अर्थात ये पवर्ग श्रेणी के जो वर्ण है वह ओष्ठीय वर्ण है। एक और चीज जाने, प्रत्येक वर्ग, ये वर्ग हो गया कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सारे वर्ग हैं। और प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण अर्थात पंचम वर्ण, इस वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं। ये अंतिम वर्ण है, गिनती से भी 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात पंचम वर्ण है। हम लोग कह सकते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, अर्थात ये पंचम वर्ण है। और पंचम वर्ण के उच्चारण में नाक से काफी अधिक हवा निकलती है, इसलिए उसको अनुनासिक वर्ण या नासिक के वर्ण भी कहते हैं। यहाँ जो है प्रत्येक वर्ग का नाम अपने वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर ही रखा गया है। जितना भी वर्ग है प्रथम वर्ण के आधार पर उसका नाम रखा गया है। आगे हम लोग चलेंगे। इनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। अंतहस्थ व्यंजन ये लिखी हुई है। अंतहस्थ व्यंजन जिसको हम लोग सेमी भावेल अंग्रेजी में कहते हैं, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्याएं 4 होती है, लिखी हुई है। अंतस्थ व्यंजन या, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन। इसके अलावा उसमें व्यंजन है। उस व्यंजन का अर्थ, यानी उसमें का अर्थ होता है गरम। उस मतलब गरम, साइंस में पढ़ते हैं, उस मतलब गरम होता है। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों को रगड़ करके गर्मी पैदा करती है, रगड़ के गर्मी पैदा करती है, उन्हें हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। उष्ण व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, जैसे तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। इनके उच्चारण स्थान के बारे में हम चर्चा कर दें कि ये तालव्य स बोलने में तालु आता है, इसलिए तालव्य स का उच्चारण स्थान तालु हो गया, इसलिए तालव्य स को तालव्य वर्ण कहेंगे। मूर्धन्य स, इसको बोलने में मूर्धा आता है, अर्थात मूर्धन्य स मूर्धन्य वर्ण है। इनके उच्चारण मूर्धा से होती है। दंत स बोलने में दांत का उच्चारण आती है, और दंत स को हम लोग दंत्य वर्ण कहते हैं, अर्थात इसके उच्चारण में दांत की सहायता ली जाती है। हा बोलने में इनका उच्चारण स्थान कंठ है। ह का उच्चारण स्थान कंठ है। अब दूसरी है श्वास मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रीथिंग। वायु लिखी हुई है। श्वास वायु के आधार पर हिंदी में व्यंजनों के 2 भेद हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्वास वायु के आधार पर हिंदी में व्यंजनों की संख्या 2 है। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण को जाने, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ग अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। यहाँ लिखा हुआ है कवर्ग का पहला, चवर्ग का पहला, टवर्ग,
तवर, तवर का पहला, अर्थात ये और ये। समझ में आ गया होगा। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त ड, य, र, ल और व वर्ण भी अल्प प्राण व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, अर्थात उसे भी हम लोग अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। समझने में कहीं दिक्कत नहीं है। अब जो है यहाँ पहला, तीसरा और पांचवा हो गया। अब बचा दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा वर्ण वे महाप्राण कहलाएंगे। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाएंगे। लिखा है महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती वे व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होते हैं। जैसे कवर का दूसरा ख, चवर का छ, टवर का ठ। इसी प्रकार चौथा वर्ण और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा और दूसरा वर्ण, चौथा और दूसरा वर्ण ये महाप्राण कहलाते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। ये है संयुक्त व्यंजन, जिसको कंपाउंड कॉन्सोनेंट कहते हैं। इनकी चर्चा पहले भी किए हैं। यानी दो भिन्न व्यंजन के परस्पर मेल से, दो अलग अलग व्यंजनों के परस्पर मेल से जो व्यंजन बनते हैं उसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से चार होते हैं, जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। जैसे अक्षा में क और स मिलके बने हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं यक्ष, दक्ष, तक्षक। त और र मिलकर के त्र बना है। जैसे पत्र, मित्र, चित्र। ऐसे शब्द लिखने में इसका प्रयोग होता है। ज्ञान, यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान आदि लिखने में हम लोगों को ज्ञान शब्द और विज्ञान ज और यहाँ से मिला है। तालव्य स और र मिलकर के स्र बना है। जैसे हम लोग लिखेंगे श्रमिक, विश्राम, श्रम आदि। विशेष रूप से जाने संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, स्वर नहीं होता। पहला व्यंजन कभी भी स्वर वर्ण नहीं होता है। दूसरा व्यंजन में स्वर लगी होती है। दूसरा व्यंजन में स्वर लगी होती है। ये संयुक्त व्यंजन पहला व्यंजन स्वर रहित होता है तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। इसके अलावा अब हम लोग व्यंजन के उच्चारण स्थान को बड़े अच्छे से पढ़ना चाहेंगे ताकि समझ में अच्छा से आ जाए। थोड़ा कम कम दिखता होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, इसको हम लोग ट्रिक कहेंगे। ये ट्रिक है। इस ट्रिक को अच्छे से याद करेंगे और बड़े ध्यान से याद करके हम लोग इसे जानेंगे। लिखा है कि वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए इसे याद करें। वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए इसे याद करें। ठीक है। अकः विसर्ग कंठराम, अकः विसर्ग कंठराम। इचयस भी है तालुराम। रितस से जानो मूर्धा जी, विरतस पुकारो दंत जी। उप आते हैं ओष्ठ में, केवल वह दंतोष्ठ में। ए ऐ कहे कंठ तालु, औ कहे कंठोष्ठ में। नासिका से पंचमाक्षर, जीवा रखो प्रकोष्ठ में। इसको जितना बार हो उतना बार याद करेंगे। ये ट्रिक मुंह में होना चाहिए। फिर से जानेंगे। अकः विसर्ग कंठराम, इचयस भी है तालुराम। रिटस से जानो मूर्धा जी, लिटस पुकारो दंत जी। उप आते हैं ओष्ठ में, केवल वह दंतोष्ठ में। ए ऐ
के कंठ तालु, औ के कंठोष्ठ में, नासिका से पंचम अक्षर, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है आ, यानी कि ये आ का उच्चारण, यानी आ का से हो गया कवर्ग, का, खा, ग, घ और अंग। फिर हा, ये हा है, यहाँ हा लिख सकते हैं, यहाँ आ लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि ये अकह का अर्थ हो गया आ, का, खा, गा, घा, अंग और हा। इनका उच्चारण कंठ मतलब कंठ से होता है। ये सब का उच्चारण कंठ से होता है। इसके बाद इचियस भी है तालुराम। ई में यहाँ है इचियस। ई में आता है हर्ष ई दीर्घी, यानी हम लोग इसको कह सकते हैं हर्ष ई दीर्घी। च से हो गया चवर्ग, ये च का मतलब हो गया चवर्ग लेंगे। च, छ, जा, झा, या और ये तालव्य स। पहले ही बताए थे तालव्य स बोलने में तालु शब्द का उच्चारण होता है, अर्थात ये तालव्य वर्ण है। ए, च, छ, जा, झा, या तालव्य स उच्चारण में तालु का प्रयोग होता है, अर्थात ये तालव्य वर्ण हो गया। इसे बोल के देखिए हर्षे दीर्घई च, छ, जा, झ, या और तालव्य स। इनको बोलने में आपका जीव तालु में सट जाता है, अर्थात ये सारे वर्ण का उच्चारण तालु है। यहाँ है रीटस से जानो मूर्धा जी, यानी री में री और र दोनों आएगा। री फिर र, ट है आपका ट है। ट से हो गया टवर्ग, यानी ट, ठ, ड, ढ और जान लेंगे। ट से टवर्ग और ये है मूर्धन्य स। मूर्धन्य में मूर्धा आता है, अर्थात री, रा, टा, ठ, ड, ढ, न मूर्धन्य स का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसीलिए इसको कहा गया है कि रिटस से जानो मूर्धा जी। अब है लिरितस पुकारदान जी, ये इसमें ट्रिक छिपा हुआ है। लिरितस यहाँ रो नहीं होगा, यहां से होगा ल, र। सॉरी ये नहीं होगा, होगा लतस होगा, ये गलत लिखा है लतस। ल तस हो गया तवर्ग, तो से तवर्ग। तवर्ग में आप लोग जान रहे हैं क्या क्या होता है। ल और ये हो गया तवर्ग, त, थ, द, ध, न और दंत स। इसका उच्चारण दंत से होता है। उप में आता है हर्षौ दीर्घौ, प में हो गया पवर्ग, प, ह, ब, प, ह, ब, भ और म। ये जो है पवर्ग है, अर्थात हर्षौ दीर्घौ, प, ह, ब, भ, म। ये सबको बोलने में आपका दोनों ओष्ठ सट जाते हैं, इसलिए इसको ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। बोल के भी आप लोग देख सकते हैं
और सिर्फ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। व को दंत और ओष्ठ में, दंत और ओष्ठ दोनों के सहयोग से व बोला जाता है, इसीलिए व को दंतुष्ट वर्ण कहते हैं। ए और ऐ को बोलने में कंठ और तालु दोनों का उपयोग होता है, इसलिए इसको कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। औ इसमें इसके उच्चारण में कंठ और ओष्ठ का उपयोग होता है, इससे औ इसलिए इसको कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। और ये जो है नासिका से पंचमा अक्षर, अर्थात सभी वर्ग के अंतिम अक्षर अर्थात पांचवा जो अक्षर होता है वह नासिका यानी नाक से अधिक हवा निकलती है इसे वर्ण को बोलने में, इसलिए इसको नासिक के वर्ण कहते हैं। इतना ही इस ट्रिक में था। आज के लिए इतना ही। सबको ढेर सारी बधाई, धन्यवाद।